नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस में। देखिए, आज है 26 अप्रैल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का न्यूज़ एनालिसिस। उससे पहले हम देख लेते हैं अभी कोविड-19 के क्या क्या स्टेटस चल रहा है। तो देखिए दोस्तों, अभी पूरे वर्ल्ड में देखा जाए तो 29 लैक्स को भी केसेस क्रॉस कर गए हैं। और देखिए डेथ अभी 2 लाख को भी क्रॉस कर गए हैं। और यहाँ पर देखिए इतने रिकवर्ड केसेस हैं, 8 लाख लोग रिकवर्ड हो गए हैं। तो अभी केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। अब इंडिया का स्टेटस देख लेते हैं कि इंडिया में अभी क्या सीन चल रहा है। तो देखिए, बात करें इंडिया की, तो देखिए अगर महाराष्ट्र की बात करें तो कितने सारे केसेस यहाँ पर आ गए हैं। 6,817 केसेस अभी महाराष्ट्र में करंटली चल रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा अभी महाराष्ट्र ही लीड कर रहा है। उसके बाद अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर 1952 केसेस हैं। और अगर और हम देखें तो आप यहाँ देख सकते हैं गुजरात में 2800 केसेस हैं। तो काफ़ी केसेस, ये कुछ मेजर स्टेट्स हैं, गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, यहाँ केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और अभी कुछ स्टेट्स हैं जैसे गोवा हो गया, मणिपुर हो गया, त्रिपुरा हो गया, ये सब तो रिकवर हो गए हैं, ये कोविड फ्री हो चुके हैं। ठीक है, तो चलिए बैक टू दी अपने न्यूज़ एनालिसिस पे आते हैं। तो देखिए अभी कल न्यूज़ आई है कैसे कि कुछ शॉप्स को भी इजाज़त दे दी गई है कि वो थोड़ा बहुत फंक्शन कर सकती हैं। ठीक है, जैसे कि मॉल्स वगैरह को अभी तो बंद ही रखा गया है, थिएटर वगैरह को। लेकिन जो एसेंशियल सामान बेचने वाली दुकानें हैं उनको भी थोड़ी रियायत दी गई है कि वो कामकाज कर सकते हैं, चालू कर सकते हैं शॉप्स। और बहुत सारे शॉप्स में जो एम्प्लॉयमेंट था उसमें मतलब 50% वर्कर के साथ आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। ठीक है, देखिए शॉप्स इन दी रेजिडेंशियल एरिया, उनको जो अपने रहने वाले इलाके हैं वहाँ पे जो दुकानें होती हैं छोटी बहुत, और उनको इजाज़त दे दी गई है। ठीक है, जो इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बर है, ठीक है, उनको इजाज़त दे दी गई है। यहाँ देखिए कौन अलाउड नहीं है, तो रेस्टोरेंट्स, बार, ये सब अलाउड नहीं है। सेल्स ऑफ नॉन एसेंशियल अलाउड नहीं है, लिकर, टबैको, ये सब अलाउड नहीं है। ठीक है, तो अभी थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन दी जा रही है। तो देखते हैं अभी कैसे आगे चीज़ें सामने आती है। यहाँ देखिए तमिलनाडु की बात की जा रही है। तमिलनाडु में अभी एक काफ़ी सीरियस सीन देखने को मिला है कि कैसे वहाँ पे एक साथ ही 5 मेजर सिटीज़ में बहुत सारे केसेस देखने को मिले। तो भी वहाँ पे लॉकडाउन करने की बात की जा रही है। तो एक पैनिक बाइंग का सीन देखने को मिला है। देखिए कितने सारी भीड़ एक साथ आके जमा हो गई है। तो ये थोड़ा जो हमारा मोटो है कि हमें डिस्टेंस मेंटेन करना है, उसको डिफीट कर रहा है, यहाँ पर दिखाई दे रहा है वो। और देखते हैं यहाँ देखिए अभी जो यूजीसी है, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, उसने अभी एकेडमिक कैलेंडर सजेस्ट करने की बात की है। क्योंकि अभी सभी स्टूडेंट्स घर पे बैठे हुए हैं और कैसे उनके एग्ज़ाम्स होंगे उसके बारे में अभी कोई गारंटी है नहीं। तो उसके बारे में ही बात कर रहा है यूजीसी। ठीक है, और यहाँ देखिए अभी बहुत सारे जो माइग्रेंट लेबरर हैं जो फंसे हुए हैं उनको बहुत सारे लोगों को घर भेजने की भी पहल शुरुआत की गई है। ठीक है, ये देखिए ये गुवाहाटी की तरफ जाते हुई बस। तो बहुत सारे लोगों को अभी कश्मीर भी, जो हिमाचल में फंसते हुए थे, उनको कश्मीर भी भेजा गया है। तो ऐसे ऐसे थोड़े बहुत स्टेप्स ले रही है गवर्नमेंट, जिससे जो माइग्रेंट लेबरर फंसे हुए हैं वो कम से कम अपने घर पहुंच जाएं। ये देखिए इंडिया का भी जो रिकवरी रेट है वो 20% पे पहुंच चुका है। और यहाँ पर देखिए एक अभी आंकड़ा ये सामने आया है कि अभी जो गवर्नमेंट ने कहा था कि वो 5 kg ऑफ वीट एंड राइस एंड 1 kg ऑफ दाल प्रोवाइड करने वाले हैं जो नीडी है उनको। तो वहाँ पे अभी पता चल रहा है सिर्फ जो 15% पुअर हैं उनको ही 1 kg ऑफ दाल मिल पाई है। ठीक है, तो एक्चुअल बात यही है, हमने कुछ दिन पहले भी अभी आंकड़े देखे थे कि जो सरकार ने ये सब आंकड़े तो पेश किए हैं कि उन्होंने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत इतने सारे स्कीम्स लगाए हैं, 1.7 लाख करोड़ इन्फ्यूज़ किए हैं, 5 kg ऑफ राशन दिया है पीडीएस के थ्रू, और 1 kg ऑफ दाल देने की बात की है। लेकिन ग्राउंड रियलिटी यही है कि जो नीडी है उसको मिल नहीं रहा है। ठीक है, तो ये तो सिर्फ पेपर की बात है कि लिख दिया है कि इतना मिल रहा है, लेकिन एक्चुअल आप ग्राउंड रियलिटी देखेंगे तो बहुत सारे लोग इससे वंचित हैं। लोगों को काफ़ी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, उनके पास अभी राशन नहीं है सरवाइव करने के लिए। ठीक है, तो ये एक चीज़ अभी देखने को मिली है। और यहाँ पर देखिए कैसे सड़कों को डिसइंफेक्ट किया जा रहा है। तो देखिए इसके बारे में आप एक चीज़ याद रख सकते हैं कि ये जो सोल्यूशन है ये कौन सा सोल्यूशन है, सोडियम हाइपोक्लोराइड। ठीक है, और इसको क्या कहा जाता है, डैकिन सोल्यूशन भी कहा जाता है। ठीक है, डैकिन सोल्यूशन। और ये स्किन के लिए काफ़ी नुकसानदायक है, इसलिए अभी ये काफ़ी सुर्खियों में भी था कि इसको जैसे माइग्रेंट लेबरर्स पे यूज़ किया जा रहा था डिसइंफेक्ट करने के लिए। तो इसलिए काफ़ी कंट्रोवर्सी में आ गया था ये। और यहाँ पर देखिए जो भी अभी इंडस्ट्रियल वर्क है जो थोड़े बहुत चालू किए गए हैं उसमें भी कैसे डिस्टेंस मेंटेन किया जा रहा है, कैसे जो डिसइंफेक्टेंट का यूज़ किया जा रहा है, कैसे थोड़ी बहुत बेसिक हाइजीन मेंटेन की जाए ताकि
जो वायरस है वो स्प्रेड होने का खतरा कम रहे, वो सब किया जा रहा है। और यहाँ पर देखिए लोग अपनी अपनी तरीके से जिनका जो भी प्रोसेस है, या जो भी जिनका जितना भी कर पा रहे हैं वो उतना कर रहे हैं कि वो पीएम केयर फंड में अपना डोनेशन दे सके, ताकि वो देश को सपोर्ट कर सकें इस जो अनप्रेसिडेंटेड जो भी सिचुएशन आ चुकी है उसमें सहायता कर रहे हैं। तो ये एक एग्जांपल है कि ये एक कॉइन कलेक्टर है, इन्होंने अपने सारे जो भी रेयर कॉइन्स थे उनको सेल किया है और अभी पीएम केयर फंड में अपना योगदान दिया हुआ है। ठीक है, तो पीएम केयर फंड अभी आप सब जानते होंगे कि सरकार ने चालू किया था कि ये स्पेसिफिकली कोविड 19 से लड़ने के लिए है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस रिलीफ इन एसेंशियल इमरजेंसी सिचुएशन है। ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं। और इसका एक कंट्रोवर्सी ये आई थी, कांग्रेस कह रहे थे कि जब हमारे पास पहले से ही पीएम नेशनल रिलीफ फंड है तो इसको लागू करने की क्या ज़रूरत है। ठीक है, क्योंकि नेशनल रिलीफ फंड भी ऐसे डिज़ास्टर्स सिचुएशंस में हेल्प करने के लिए ही बनाया गया था कि इसमें जो फंडिंग आएगी उसको हम ऐसे डिज़ास्टर सिचुएशन में यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये एक कंट्रोवर्सी सामने आई थी। यहाँ पर देखिए एक और डॉक्टर को पॉजिटिव पाया गया है। ठीक है, तो डॉक्टर्स लोग जो फ्रंट लाइन पे हैं अभी जो काम कर रहे हैं, जो डॉक्टर्स हैं, पुलिस हैं, तो इनकी काफ़ी इनको रिस्क है, लेकिन ये रिस्क में रह के भी काम कर रहे हैं। लेकिन अभी इसके इनके अगेंस्ट भी काफ़ी हमने देखा है कि कैसे लोग गलत व्यवहार कर रहे थे। ठीक है, तो उसके अगेंस्ट में अभी सरकार ने हमने देखा कि नया ऑर्डिनेंस भी पास किया था, जो एपिडेमिक डिजीज़ एक्ट ऑफ 1897 था। उसमें सरकार ने चेंजेस किए हैं कि कोई भी अभी डॉक्टर्स वगैरह के अगेंस्ट वायलेंस करेगा तो उनको 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। और यहाँ पर देखिए अभी जो कोटा में बहुत सारे स्टूडेंट फंसे हुए हैं, उनको अलग अलग राज्य कैसे रिटर्न लाना है उसके बारे में विचार कर रही है। जैसे हमने देखा था यूपी ने कुछ स्टूडेंट्स को वापस से लाने का प्रबंध किया था। अब यहाँ पे आसाम भी बात कर रहा है और कह रहा है उनको फिर आके क्वारंटाइन करेंगे। तो यहाँ पर एक इशू ये सामने आया था, जहाँ एक तरफ आप कोटा में फंसे स्टूडेंट्स को ला सकते हैं, वहीं दूसरी तरफ जो इतने सारे माइग्रेंट लेबरर्स हैं जिनको एक्चुअल में नीड है उनके लिए भी बहुत देरी से स्टेप लिया जा रहा है। वो कितने, तो हमने पिक्चर देखी कि वो कैसे पैदल पैदल अपने घर गए हैं, कितने 100 किलोमीटर ट्रैवल करके। ठीक है, तो यहाँ पे एक कंट्रोवर्सी यही सामने आई थी कि जो नीडी है, जो जिनको सख्त ज़रूरत है, उनके लिए तो सरकार ने जल्दी सामने आके कोई भी स्टेप लिया नहीं। और यहाँ पर जो कोटा के स्टूडेंट्स हैं जो थोड़ा बहुत तो अफोर्ड कर सकते हैं, ठीक है, तो वो एक कंट्रोवर्सी भी सामने आई थी। और यहाँ पर देखिए साउथ की बात की जा रही है कि साउथ में भी कैसे भी केसेस बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए आप तेलंगाना में देख सकते हैं कैसे तेलंगाना में अभी 1800 केसेस पहुँच चुके हैं। ठीक है, देखिए तेलंगाना के वर्कर का कहना है कि फूड और ट्रीटमेंट की काफ़ी दिक्कत हो रही है। तो ये एक्चुअल रियलिटी यही है कि अगर आप देखेंगे ग्राउंड रियलिटी पे, तो ना तो उनको बराबर फूड मिल पा रहा है, ना ही ट्रीटमेंट मिल पा रही है। ठीक है, और यहाँ पर देखिए कि बहुत जगह बैक टू दी नॉर्मल हो रही हैं चीज़ें, धीरे धीरे सब कुछ खुल रहा है। ये यहाँ देखिए ये कैसे अपने खेतों में जो फार्मर्स हैं उनको रिलैक्सेशन दिया गया है कि वो सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करके काम कर सकते हैं। यहाँ देखिए जो एसेंशियल नॉन एसेंशियल्स है, ये फैक्ट्रीज़ हैं, इसमें कैसे जो 50% स्टाफ करके कि 50% स्टाफ अलाउड है, तो वो अपना काम चला रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा अभी चीज़ें खुल रही हैं। हर स्टेट में तो नहीं खुली, लेकिन थोड़े बहुत स्टेट्स ने खोल रखा है। जैसे अभी पंजाब देखेंगे तो पंजाब ने तो टोटली अभी मना किया है कि अभी वो बिल्कुल भी नहीं खोलने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे देखिए कर्नाटका में बात की जा रही है कि कर्नाटका भी प्लाज्मा थेरेपी इस्तेमाल करने वाला है। ठीक है, तो देखिए कॉन्वोलेसेंट प्लाज्मा थेरेपी क्या है, इसमें जो भी पेशेंट रिकवर हो चुके हैं कोविड 19 से इन्फेक्ट होने के बाद, ठीक है, तो उनके शरीर में इस वायरस से लड़ने के लिए एंटीबॉडी तैयार हो जाती है। ठीक है, एक एंटीबॉडी बहुत ज़रूरी होता है किसी भी वायरस के खिलाफ लड़ने के लिए। तो उसी एंटीबॉडी का इस्तेमाल करके जो भी पीड़ित है उसके शरीर में हम उस एंटीबॉडी को डाल देंगे, तो हो सकता है इसमें उसको बहुत ही मदद मिले उस वायरस से लड़ने के लिए। तो ये वाली टेक्निक इस्तेमाल करने की बात अभी कर्नाटका कह रहा है। यहाँ पर देखिए रोबोट इस्तेमाल करने की बात की जा रही है। ठीक है, तमिलनाडु में ये रोबोट का नाम क्या है? कर्मी बॉट। ठीक है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि जो फ्रंट लाइन पे जो
मेडिकल स्टाफ हैं, जो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, वो सामने आके पेशेंट के कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो उनके इन्फेक्ट होने के नंबर बढ़ते जा रहे हैं। तो यहाँ पे अभी रोबोट्स का सहारा लिया जा रहा है ताकि जो डॉक्टर्स हैं, जो मेडिकल स्टाफ हैं, वो पेशेंट के फिजिकल कांटेक्ट में बहुत कम आ सकें, ठीक है। तो ये एक अच्छा आप इस्तेमाल कह सकते हैं कि टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल हम कर सकते हैं पैंडेमिक सिचुएशन में, ताकि कम से कम ये डिज़ास्टर, ये जो पैंडेमिक है, कम से कम फैले, और कम से कम जो हमारे मेन सपोर्टर हैं, जिनका मेन रोल है इस पैंडेमिक को ख़त्म करने में, जो डॉक्टर्स हैं, वो कम से कम इन्फेक्ट हों, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, अभी हमने देखा कैसे ये जो फ्रैंकलिन टेम्पटन इशू सामने आया है, कि कैसे ये जो म्यूचुअल फंड है, इन्होंने बहुत सारी स्कीम्स अपनी कैंसिल कर दी। दरअसल हुआ ऐसा है कि अभी सब सारी ही इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बंद है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो कहीं पे काम चल नहीं रहा है, तो प्रोडक्शन कहीं हो नहीं रहा है, तो उतनी डिमांड है नहीं, ठीक है। तो कंपनीज बंद चल रही हैं, तो इतना प्रॉफिट हो नहीं पा रहा है। तो इन्होंने जिस जिस म्यूचुअल फंड में पैसे लगाए थे, वहाँ पे भी अभी सब कुछ बंद पड़ा हुआ है। तो इनको डर ये था कि कहीं जो भी पैसे हमने लगाए हैं वो डूब ना जाए, इसलिए उन्होंने वो स्कीम बंद कर दी है। तो इससे ये दिखाई दे रहा है कि कैसे इस डिज़ास्टर में फाइनेंशियल क्राइसिस भी सामने निकल के आ रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए, राज्यसभा की बात की जा रही है कि राज्यसभा ने एक अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया है पब्लिक इंपॉर्टेंस के ऊपर डिस्कशन करने में, ठीक है। वरना यूजुअली हम देखते हैं कि उनका मोस्ट ऑफ द टाइम तो आपस में लड़ने में ही चला जाता है, लेकिन इस बार थोड़ी बहुत प्रोडक्टिविटी दिखाई है उन्होंने। और यहाँ देखिए, पुलवामा में टेररिज्म अटैक देखने को मिला था, तो वहाँ पे अभी 3 लोगों को मारा गया है, वो बात दिखाई जा रही है। देखिए, अभी एक स्टडी की गई है, उसमें बोला जा रहा है कि 16 मई के बाद हो सकता है हमें केसेस, नए केसेस देखने को ना मिलें, ठीक है। तो अब देखते हैं कि 16 मई तक कितने केसेस हो पाते हैं, और 16 मई के बाद क्या वाकई में कोई भी नए केसेस हमें देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। और यहाँ देखिए, अभी जो गल्फ़ में हमारे इंडियंस फंसे हुए हैं, बहुत सारे जो जाते हैं वहाँ पे काम करने के लिए, तो वहाँ, क्योंकि इंटरनेशनल फ़्लाइट्स बंद हो गई है, तो वो भी वहाँ पे फंस गए हैं, ठीक है। तो अभी गवर्नमेंट कह रही है कि जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा, तो पहली प्रायोरिटी यही होगी कि उनको कम से कम उनको वापस से अपने देश लाया जाए, ठीक है। क्योंकि इनका बहुत बड़ा रोल है हमारे देश को फॉरेन करेंसीज वगैरह दिलाने में, क्योंकि यही वहाँ से रेमिटेंसेस भेजते हैं। तो एक फॉरेन करेंसीज का ज़रिया है हमारे लिए, तो ताकि हमारा जो फॉरेक्स रिज़र्व है वो मेंटेन रहता है, और हमारा जो करेंसी का वैल्यू है एज़ कम्पेयर टू डॉलर, वो ज़्यादा गिरता नहीं है, ठीक है। तो इनका एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है हमारी इकॉनमी में। और यहाँ देखिए, टेक्नोलॉजी का सहारा लेती हुए कैसे जुडिशरी काम कर रही है। लेकिन इसमें अभी देखिए, एक हंसने वाली बात ये सामने आई है कि कोर्ट की प्रोसीडिंग्स सामने चल रही थी, और जज साहब सामने बैठे हुए थे, और वकील साहब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बनियान पहन के सामने आ गए हैं। तो काफ़ी नाराज़ हुए इससे जज साहब, और उन्होंने अर्जन कर दिया कोर्ट की प्रोसीडिंग को। तो ऐसे भी अभी मज़ेदार किस्से देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, त्रिपुरा की बात की जा रही है कि त्रिपुरा ने कैसे अभी जो कह सकते हैं आप, कोविड फ्री हो गया है। इससे पहले गोवा हुआ था, फिर मणिपुर हुआ था, तो अभी त्रिपुरा भी कोविड फ्री हो चुका है, ठीक है। तो ये चीज़ अभी देखने को मिल रही है कि इन्होंने कैसे चीज़ों का पालन किया है, कैसे लॉकडाउन को बराबर रखा है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन की है, और फाइनली अभी कोविड फ्री हो गया है। तो अभी देखते हैं हमारे बाकी जो राज्य हैं वो कैसे जल्द से जल्द इससे फ्री हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए, इंदौर की बात की जा रही है, जैसा कि आप सब जानते हैं मध्य प्रदेश में, तो इंदौर बहुत ज़्यादा एक हॉटस्पॉट की तरह निकल के सामने आ रहा है। यहाँ पे बहुत सारा केसेस हमें देखने को मिला है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे हम जानते हैं कि जहाँ एक तरफ हमारा देश या पूरा वर्ल्ड आप कह सकते हैं पैंडेमिक से जूझ रहा था, वहीं मध्य प्रदेश में पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी छाई हुई थी, लोगों को अपनी सीट ज़्यादा प्यारी थी एज़ कम्पेयर टू पब्लिक हेल्थ, ठीक है। तो अभी वहाँ पे हालत ख़राब चल रही है, तो देखते हैं कब तक नॉर्मल हो पाता है यहाँ पे। और देखिए, एक जो नॉन कोविड पेशेंट है, उनकी एक दिक्कत अभी ये सामने देखने को मिल रही है कि हॉस्पिटल्स में देखा जाए तो कोविड के जो पेशेंट्स हैं, अभी उनकी संख्या बढ़ते जा रही है। तो जो हमारे हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं, जो हेल्थ वर्कर्स हैं, वो उनसे ही स्ट्रगल कर रहे हैं, उनसे ही जूझ रहे हैं कि कैसे इस पेंडेमिक को ठीक किया जाए। तो जो नॉन कोविड है, जिनको दूसरी बीमारियां हो रखी है, उनको अभी थोड़ा सा दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है कि उतना ईजिली एक्सेसिबल हो नहीं पा रहा है जो मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं। देखिए, अभी यूएन ने पुश किया है कि ग्लोबल वैक्सीन के ऊपर जल्द से जल्द काम किया जाए, ताकि
इसके ऊपर जल्दी से जल्दी वैक्सीन मिले और इससे पूरे वर्ल्ड को राहत मिले, ठीक है। तो देखते हैं कब तक वैक्सीन बन पाती है। यूएन के सेक्रेटरी, जो सेक्रेटरी जनरल हैं एंटोनियो गुटेरेस साहब, उन्होंने कहा है अभी। यहाँ देखिए सऊदी अरेबिया ने अभी जो फ्लॉगिंग, उनके यहाँ पे एक पनिशमेंट होती थी, इसमें क्या करते थे, इसमें जैसा आपने पुरानी फिल्मों में देखा होगा कि वो चाबुक लेके पीटते थे, तो वहाँ पे भी ये पनिशमेंट अभी तक दी जाती थी, लेकिन अभी सऊदी अरेबिया ने इस पनिशमेंट को कैंसिल कर दिया है। आप सब जानते हैं सऊदी अरेबिया तो अपने अलग अलग पनिशमेंट के लिए थोड़ा फेमस ही है। वहाँ पे कैसे किस तरह के थोड़े टॉर्चर टाइप पनिशमेंट होते हैं, तो वहाँ पे अभी धीरे धीरे चीज़ों को जैसा कि वर्ल्ड में हो रहा है उससे सीख लेते हुए उसी लेवल पे किया जा रहा है। वहाँ पे वुमेन्स को पहले इतनी फ्रीडम नहीं होती थी, अब वुमेन्स को भी फ्रीडम देने की बात की जा रही है, ठीक है। तो अब एक ठीक राह पर चल रहा है सऊदी अरेबिया, आप कह सकते हैं। अभी हमने जमाल खशोगी का मर्डर केस भी देखा था कि कैसे उनका मर्डर हो गया था, और फिर वहाँ के जो प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, वो काफ़ी सुर्खियों में आ गए थे, ठीक है, क्योंकि उनके ऊपर ही एलिगेशंस थे कि हो सकता है इन्होंने ही मर्डर करवाया है। देखिए अभी यूएस ने कह रहा है कि ईरान को कोई भी आर्म्स नहीं बेचेगा, ठीक है, कोई भी अलाउ नहीं करेगा कि ईरान कोई आर्म खरीद पाए, क्योंकि हमने अभी देखा है ईरान ने एक सैटेलाइट लॉन्च किया है, नूर नूर सैटेलाइट लॉन्च किया है, और कहा जा रहा था कि इसने बैलिस्टिक जो नियम से बैलिस्टिक मिसाइल्स के उसका उल्लंघन किया था, जो कि काफ़ी गलत बात है, क्योंकि जो नियम बनाए गए थे उसके अंदर रह के आपको काम करना चाहिए था। तो इससे यूएस थोड़ा खफा सा है, और उसने कहा है कि अभी कोई भी ईरान को आर्म नहीं बेचेगा। और ईरान और यूएस की राइवलरी तो हम पहले से ही देख रहे हैं कि कैसे यूएस ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगा रखे हैं, और इसमें ट्रम्प जी का भी बहुत बड़ा रोल है। जैसे उन्होंने ईरान न्यूक्लियर ट्रीटी कैंसिल की थी, जबकि उसमें ईरान की कोई गलती नहीं थी देखा जाए तो, ठीक है। तो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन जो था 2015 में बराक ओबामा के टाइम साइन किया गया था, उससे ट्रम्प जी तुरंत ही बाहर निकल गए, जबकि उनको उसमें मेंटेन रखना चाहिए था, क्योंकि ईरान ने ऐसा कुछ स्टेप लिया नहीं था जिससे इनको उससे निकलना चाहिए था, ठीक है। तो देखते हैं अभी आगे चल के कैसे इनके रिलेशंस रहेंगे। यहाँ देखिए अभी पाकिस्तान ने एक टेस्ट फायरिंग किया है, ठीक है। तो जहाँ एक तरफ पूरा वर्ल्ड इस कोविड-19 से लड़ने में लगा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ ईरान, पाकिस्तान जैसे देश हैं जो मिसाइल्स टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पता ही नहीं क्या ही सोच रखते हैं कि ऐसे सिचुएशन में भी ये मिसाइल की टेस्टिंग कर रहे हैं। तो देखते हैं अभी इनका क्या होता है सामने, क्या इनके ऊपर कुछ एक्शन लिया जाता है, या कोई वर्ल्ड रिएक्शन क्या निकल के आता है इसके ऊपर, ठीक है। देखिए यहाँ पे बात की जा रही है अभी जो हमने अपने एफडीआईज रूल्स जो चेंज किए हैं। हमने क्या चेंज किया अभी, जो इंडिया के बॉर्डरिंग जो लैंड बॉर्डर्स हैं उससे जो कनेक्टेड कंट्रीज़ हैं, हमने किया है कि अगर वो हमारे देश में एफडीआई करेंगे तो वो ऑटोमेटिक रूट से नहीं आ सकते हैं। देखिए एफडीआई दो रूट से आ सकती है, एक होती है ऑटोमेटिक रूट, एक होता है गवर्नमेंट रूट, ठीक है। तो ऑटोमेटिक रूट में आप आके इन्वेस्ट कर सकते हैं और बाद में गवर्नमेंट को जानकारी दे सकते हैं। लेकिन गवर्नमेंट रूट में आपको पहले गवर्नमेंट से जानकारी, इजाज़त लेकर ही आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो अभी हमारी नई एफडीआई पॉलिसी में ये आया है कि कोई भी हमारी जो नेबरिंग कंट्रीज़ हैं वो भारत में बिना गवर्नमेंट की इजाज़त लिए इन्वेस्ट नहीं कर पाएंगी। हमने ऐसा क्यों किया था, क्योंकि अभी हमने देखा जो पीपल्स बैंक ऑफ चाइना है उसने एच डी एफ सी में 1.01% की स्टेक होल्डिंग कर ली थी। तो उससे थोड़ा सा हमें सचेत होना पड़ा, क्योंकि अगर कोई भी एक मेजर बैंकिंग कंपनी में या कोई भी किसी भी सेक्टर में अगर चाइना का एक तरफ दबदबा बढ़ने लगेगा, तो वो हो सकता है हमारे जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, जो इकॉनमी चलाने का तरीका है, उसके ऊपर इन्फ्लुएंस डाल सके, ठीक है। तो उससे बचने के लिए हमने अभी हमारी एफडीआई पॉलिसीज़ में चेंज किया है। लेकिन अभी बात ये की जा रही है कि जो नॉन सेंसिटिव सेक्टर्स हैं उसको हम बहुत जल्दी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। और दिक्कत तो वैसे भी नहीं है, बस हमने एक टर्म ये लगा दी है कि आपको इन्वेस्ट करने से पहले हमारी सरकार से बात कर लेनी है, बस। ऐसा नहीं है कि आपको इन्वेस्ट करने नहीं दिया जाएगा, ठीक है। और आगे देख लेते हैं क्या है। देखिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी और जो
ये FAQ वाला है, इसको मैं अलग वीडियो में डिस्कस करूँगा। ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ न्यूज़ एनालिसिस वाला पोर्शन देख रहे हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए ये ब्राज़ील की बात की जा रही कि जहाँ एक तरफ पूरी दुनिया कोविड-19 से लड़ने में लगी हुई है, वहीं ब्राज़ील के अंदर पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी कैसे चल रही है। ठीक है, और यहाँ देखिए कि जो कलाकार लोग हैं वो कैसे टेक्नोलॉजी का सहारा कर लेते हुए एक दूसरे से कन्वर्जेशन कर पा रहे हैं, और ठीक है अपना जो उनका कामकाज है उसको आगे बढ़ा पा रहे हैं। जापान की बात की जा रही है कि जैसे कैसे जापान में इंडियंस फंसे हुए हैं। ठीक है, वैसे तो देखा जाए हर जगह ही लोग फंसे हुए हैं। ठीक है, देखिए ब्रिक्स की बात की जा रही है, अभी ब्रिक्स की समिट होने वाली है, जो 12th ब्रिक्स समिट है जुलाई में सेंट पीटर्सबर्ग रशिया में होने वाली है। ठीक है, तो वही रशिया थिंक टैंक का कहना है कि ऐसी क्राइसिस में जो ये ऐसे ग्रुपिंग्स हैं जैसे ब्रिक्स है, आसियान है, ठीक है, तो ऐसे जो ग्रुपिंग्स हैं इनका एक बहुत बड़ा रोल सामने निकल कर आता है, क्योंकि ये सब लोग जब मेजर कंट्रीज़ मिल के बैठेंगे तो हो सकता है कुछ एक अच्छा सोल्यूशन हमें देखने को मिले। ठीक है, स्पोर्ट्स पेज में देख लेते हैं क्या कुछ खास आया है आज। तो यहाँ पर देखिए ये एक जो वॉर वेटरन है, इन्होंने भी काफ़ी फंडिंग अभी रेज़ की है इस कोविड-19 से लड़ने के लिए। ठीक है, इनका नाम है टॉम मूरे। ठीक है, टॉम मूरे। तो इन्होंने भी काफ़ी अभी सपोर्ट किया है, काफ़ी 82,000 यूनिट्स सोल्ड करके इन्होंने भी कोविड-19 में अपना योगदान दिया है, अपनी कंट्री को सपोर्ट किया है। ठीक है, तो आज के न्यूज़ एनालिसिस में इतना ही था, तो इस वीडियो को इसी के साथ समाप्त करते हैं। चलिए, शुक्रिया।